कोई भी हार्ड एंड नहीं है कि आप जो है ना फुल समझ जाएं, बट रेगुलर रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो यही मेरी जो है ना सजेशन है। थैंक यू सर आकिब फॉर गाइडेंस। And also, I want to give one advice to all members कि आप ना जो भी डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम सीखो, उसको ना अच्छी तरह से आपको समझ आना चाहिए बेसिक लेवल पे। लाइक बच्चे रिकर्जन पे क्या करते हैं, एक फिक्टोरियल की प्रॉब्लम ले लेते हैं और एक टॉवर्स की ले लेते हैं, और उसको बस उधर ही ड्राई रन करके आउटपुट देख रहे होते हैं और देन आगे मूव कर रहते हैं। फिर जब डीपी की प्रॉब्लम्स पे जा रहे होते हैं, उनसे रिकर्स जो रिकर्जन का रिकर्सन रिलेशंस होता है, वो ही नहीं बन पा रहा होता। बाकी मतलब उनको प्रॉब्लम भी समझ आ जाती है, अच्छा सोल्यूशन भी समझ आ रहा था, लेकिन उनसे रिकंसिलिएशन नहीं बन रहा था। तो फॉर एग्जाम्पल, अब तो ये मैं रिकर्जन के बारे में बता रहा हूँ ना, इसको आप कंप्लीटली देखो कि किस तरह बेसिक लेवल से लेके हाइपोथेसिस क्या होती है, प्रोसेसिंग कब करनी है, टॉप डाउन कब करते हैं, बैक ट्रैकिंग की जरूरत कब पड़ती है, कब नहीं पड़ती है। तो ये सारी ना जब बेसिक से आप सीखोगे ना, तो आपको आगे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैंने रिकर्जन थी, लेकिन मैं 6 घंटे लगा के कंसेप्ट को अच्छी, तो मुझे बहुत ही डिफिकल्टी आती थी। मैंने बड़े वीडियोस यूट्यूब पे देखे, सभी वो एक फैक्टोरियल वाली प्रॉब्लम और एक दो और लेके वो दिखा रहे होते कि ये हो गया, लेकिन जब प्रॉब्लम्स करने जाते तो उधर रिकंसिलिएशन ही नहीं बनाना आता था। तो फिर मैंने 4 5 6 घंटे लगाए और एक ही दिन में जस्ट जो ना रिकर्जन सीखी और एक वीक रिकर्जन के ही क्वेश्चन किए, और देन मेरी उसके ग्रिप हो गई। अब मैं जब भी ट्री बना लेता हूँ किसी भी प्रॉब्लम में, तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैंने क्वेश्चन हल कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी एल्गोरिथम या डाटा स्ट्रक्चर सीखो, उसको बेसिक लेवल पे अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मिसाल के अगर डिक्शनरी है, वो हम कब यूज करेंगे, प्रॉब्लम्स आ गई, समझ आ गई तो क्या इसमें यूज हो सकती है, नहीं हो सकती है, सेट आ गए तो ग्राफ की आ गई। जब मिसाल के कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मैंने कई कॉन्टेस्ट में अप्लाई किया था, पीयूसीआईटी वगैरह में भी और कई बीपीयू कौन में भी, फास्ट में भी, तो उधर जस्ट थ्योरी दी होती सर छोटी सी। तो बंदे, कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ हमने ग्राफ बना के ऊपर डीएफएस लगाना है या कुछ और। सिंपल ये है, बच्चे सब बस उसको इधर घूम रहे होते हैं, इधर घूम रहे होते हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। अब मिसाल के अगर आपने ग्राफ ही किया ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे ये ग्राफ के रिलेटेड है या ट्री के, क्या इधर ग्राफ बना के कुछ करना है या ट्री बना के। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें डाटा स्ट्रक्चर गिवन ही नहीं होता, जस्ट एक थ्योरेटिकली 4 5 लाइनें दी होती हैं। तो काइंडली ना आप बेसिक लेवल से अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो उतनी ही आसानी आगे होगी। अगर आप एक वीक में 4 5 डाटा स्ट्रक्चर और काफी एल्गोरिथम लगा के आगे जा रहे होगे, तो ऑब्वियसली आप जो करंटली होगी ना, वो तो प्रॉब्लम आ रही होंगी आपको समझ, लेकिन जब आगे जाओगे तो आपको डिफिकल्टी समझ आ रही है और आपको लगेगा कि मुझसे पता नहीं लॉजिक बिल्डिंग क्यों नहीं बन रही, बाकियों से बनी, मैंने भी सेम काम किया है। तो काइंडली आप ना बेसिक से जरूर अंडरस्टैंड करके देन आगे मूव करें, फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। जज़ाकल्ला सर। सर आकिब एंड सर समी, आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारा प्रेजेंटेशन डे। सो इसमें ये है कि कोई भी पार्टिसिपेंट कोई भी क्वेश्चन चाहे तो प्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो हम लोग ने प्रेजेंट किया भी हुआ या नहीं भी किया हुआ। तो इट्स अ प्रेजेंटेशन डे। सो कोई भी अगर प्रेजेंट करना चाह रहा है तो अपना हैंड रेज कर ले और स्क्रीन शेयर कर सकता है। सो कोई भी बिलिंग नहीं है प्रेजेंट करने के लिए। मैम देख लें, अगर कोई और नहीं है तो मेरे पास है एक दो क्वेश्चन। मैं स्टार्ट कर लेता जी सर, ठीक हो गया, आप कर लें स्टार्ट। हूँ। अच्छा, बेसिकली ना मैं पीछे 2 3 डे से ना एक प्रॉब्लम थी, रूट से लीफ नोड, उसी पे हम कर रहे थे। तो उसी की मैं ना वेरिएशंस पे मैंने काफी क्वेश्चन देखे, तो वो मिलता है कि स्लाइडली सी चेंज करते थे, वो हमारा क्वेश्चन हो जाता। कल अगर कोई सेशन में कल था, तो उसको आज वाली मैं जो प्रॉब्लम बताऊंगा तो इजीली समझ जाएगा कि ये होगी या नहीं होगी विद इन सेकेंड्स।
तो जी सर, सही हो गया। मैम स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अच्छा जी, हमने ना ऐसे एक प्रॉब्लम की थी, दो तीन की थी, मतलब रूट से लीफ नोड तक की। तो आज भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये लेकिन मीडियम लेवल की है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन वही जो कंसेप्ट हमने पीछे पढ़े हैं वही है। तो प्रॉब्लम इज अबाउट दैट यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी and containing digits from 0 to 9 only. Each root to leaf path in tree represent a number. For example, the root to leaf path present this number 123 represent the number 123 123. Return the total sum of root to leaf numbers and test cases are generated, so the answer will be 32 bit integers. तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें हमने टोटल सम बताना है। तो ये 1 2 और 1 3, 12 और 13 कितना हुआ? 25। वही इधर उसने बता दिया। एक ये बात है और ये। और अभी इसमें क्या होगा? अभी इसमें एक पाथ ये बन रहा है हमारा, तो इसका जितना सम होगा वो एक सम हमारा बन रहा है ये वाला, ये सम, और एक हमारा ये वाला। ये कितना नंबर बनेंगे? ये बनेगा 4। ये नीचे बताया भी हुआ है। ये इसको- हम्म देखो। अच्छा ये देखें, ये पहला पाथ इसका ये नंबर प्रेजेंट कर रहा था, ये नेक्स्ट ये नंबर हमारे पास आ गया, और तीसरा पाथ जो बना ये आ गया, और इन टोटल का 1026 है। तो ये किसी को प्रॉब्लम समझ आई है? प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? यस सर, क्लियर है। एनीवन हैव अ क्वेश्चन अबाउट प्रॉब्लम? तो अगर हम प्रॉब्लम अगर सबको समझ आ गई है, तो देन कोई अप्रोच बताए व्हाट वी कैन डू। सर अप्रोच का तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं पाथ सम वाले। सर काफी किए हैं, पाथ्स, तीन हाँ, प्रॉब्लम। हाँ हाँ। पाथ सम वाले किए हैं, तो उसमें हमने पाथ्स के जो थे उनको सम किया था। तो इसमें सम नहीं हम्म, करेंगे, बल्कि इनको किसी स्ट्रिंग या एरे में स्टोर करके फिर उनका बाद में सब पाथ्स का सम कर लेंगे। बस मुझे ये सिमिलैरिटी और लग रही है इसमें। नहीं, हमने तीन प्रॉब्लम्स की थी बेसिकली इसी के रिलेटेड, और तीनों ही वो इजी थी आई थिंक, और ये मीडियम लेवल की है बस। पता नहीं क्यों मिड सर लेवल किया है, लेकिन जी जी। सर जिस तरह पास सम टू में हमने ये अप्रोच देखी थी कि हम रूट टू लीफ जाना है हम लोगों ने, और इन ऑर्डर हम्म ट्रावर्सल यूज किया था, मतलब कि हम तब तक लेफ्ट तक जाते रहेंगे, और शायद इसमें ऐसा हो इन ऑर्डर ट्रावर्सल से कि हम लिस्ट में वो सारे एलिमेंट डालते जाएं, ठीक है, और हम्म फिर बाद में उनको सम कर लें। हाँ, सही है। कोई और अप्रोच हो सकती है? मेरे जहन में तो नहीं आई, अगर किसी और के जहन में है तो बता देगा। करें करें पॉइंट ऐड। एक तो ये मैम ने भी और सर ने भी कहा है कि हम पाथ निकाल लेंगे, पाथ निकालेंगे मैम एज एस को स्ट्रिंग में करेंगे देन। एक पाथ। शायद। जी जी। अच्छा, इसको स्ट्रिंग में एज अ स्टोर करवा लेंगे हम किसी अपनी लिस्ट में, और जी जी। इसी तरह हम बाकी बाकी पार्ट्स को भी। ठीक है, और सर ये आ यही जाएगा अप्रोच है इसी। कि मतलब हमने पहले पाथ बना लेने हैं और स्ट्रिंग में होंगे, और बाद में उनको जमा कर लेंगे स्ट्रिंग से इंटीजर में तो करके। क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है, ये इससे हो जाएगा? नहीं, मुझे क्लैरिटी नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं है, जैसे एक आइडिया है कि शायद ये इस तरह आइडिया हो मैंने, सकता है। तो हम आपके आइडिया को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ना। फॉर जी एग्जाम्पल सर, अगर हम ठीक है। इसको स्ट्रिंग, आप इसी तरह विजुअली देख लेंगे, हम इसको एज अ स्ट्रिंग, अगर हम इसको स्ट्रिंग में लें और इसको स्ट्रिंग लें और इस पाथ, ये तीनों पाथ एज अ स्ट्रिंग आ जाएंगे, देन इनको हम जी जी। इंटीजर में कन्वर्ट करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
मैम ये एक वैलिड अप्रोच है, आपने सही बताई है, इसी तरह होना है। जो फर्स्ट थॉट है ना, जो हम पीछे से करते आ रहे हैं, और जिस तरह हमारे माइंड ने समझी हुई अप्रोच, उसके मुताबिक तो हमारे पास यही आ रही है। मे बी इसकी और कोई भी अप्रोच हो, लेकिन जो क्वेश्चन जिस तरह बता रहा है, जिस तरह हमें है, तो यही अप्रोच। तो हम अभी ना इसको, इसका कोड देख लेते हैं। कोड भी सिंपल है, हमने 3-4 दफा लिखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा जी, ये देखिए कोड हमारा आ गया, ये हमारा डीएफएस का फंक्शन आ गया सारा, जो हमें क्या ला के देगा, जो हमें एक पूरा पाथ ला के देगा हमारे रूट से हर लीफ नोड तक। और ये हमारी एक मैंने रिजल्ट एरे बना लिया है, जिसमें हमारे पास अ, जो पाथ है वो जाके स्टोर हो जाएंगे। और एंड पे जब हमारे पास पाथ स्टोर हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी रिजल्ट पे जाएंगे, हर पाथ को एज एन इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और देन हमारे आंसर में प्लस कर देंगे। ठीक है, अभी लाइन बाय लाइन भी समझ लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले सबसे अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इधर आए हम, इस पे हमारे पास रूट नोड ये 4 आया, और साथ में हमने एज अ स्ट्रिंग भेज दी कि पीछे से हमारे पास कोई पाथ नहीं है, यही पाथ, फर्स्ट पाथ हमारे पास खाली स्ट्रिंग है, वो आ गई। ठीक है, तो हमारा डीएफएस फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, और हमारे पास हमारे पास इधर हम चेक किया क्या ये बेस कंडीशन है, क्या ये नोड है या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या, नोड है, तो देन हम अपना प्रोसेसिंग वाला पार्ट करेंगे। प्रोसेसिंग में हमें जस्ट क्या करना है कि हमने उस नोड की वैल्यू को उठाना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और प्लस कर देना है। ये प्रोसेसिंग वाला पार्ट आपकी लॉजिक पे है, ये डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप एक डाटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो आप रॉन्ग कर रहे हो। इसकी मे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए, लेकिन इसकी कोई बेटर अप्रोच भी हो सकती है। तो ठीक है ना, इधर हम ना कोई फार्मूला लगा के इस नंबर को कंप्लीट भी कर सकते हैं, मतलब कि पहले 4 आ गया, फिर 49। तो आई थिंक इसमें ऐसा होगा कि हम ना मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो हमारे पास ये कंप्लीट नंबर बन जाएगा। लेकिन इधर प्रोसेसिंग का पार्ट डिफरेंट हो सकता है, वो हर बंदे की लॉजिक पे है कि वो किस तरह सोचता है। लेकिन मैंने जो सोचा, मैंने सिंपली ये किया कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं और पाथ में ऐड कर दूं। तो पहले हमारे पास 4 रूट था और स्ट्रिंग खाली थी, तो हमने इस नोडियो की वैल्यू को उठाया और पाथ में ऐड कर दिया, एज अ स्ट्रिंग 4 आ गया। देन हमने चेक किया क्या ये लीफ नोड तो नहीं है, हमने कहा ये लीफ नोड नहीं है। फिर हमने कहा कि आप इसके लेफ्ट पे भी 4 को एज अ पाथ भेज दो, 4 एज अ पाथ लो, और 4 का जो लेफ्ट है, ये वाला 9 ना, इधर आ जाएगा 9, और 4 के लिए कार लगा दो। इसमें जो हमारा 9 होगा वो एज अ नोड काम करेगा, और 4 हमें पीछे से पाथ आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके बाद साथ ही फिर आगे वाला ये वाला फंक्शन के 0, जो 4 का राइट है वो, और जो पाथ पीछे से आया 4, इस पे अब ये फंक्शन कॉल करो। ठीक है ना, और ये डेप्थ में जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जब तक कि हमारा ये कंडीशन या ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ठीक है ना, तो एंड पे हमें 3 पाथ मिल जाएंगे, 4 9 एंड 5, 4 9 1 एंड 4 0। ये कंडीशन 3 ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, और हमें पाथ जो होगा ना, वो हमारी इस रिजल्ट एरे में तीनों स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास तीनों रिजल्ट आ गए, हम उस पे 1 बाय 1 उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और देन आंसर में प्लस कर देंगे। ये एक प्रोजेक्ट जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर हमने कोई इंटरव्यू है वाला है, या कोई भी एग्जामिनर है, या कोई प्रोफेसर, उसको इम्प्रेस करना है, तो वो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास ये जो नोड्स की वैल्यूज हैं, ये तो पहले इंटीजर में है, तो आप इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, और देन फिर बाद में आके आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, हालांकि आपके पास पहले ही इंटीजर में वैल्यू होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ना इसको, ये वाली लाइन जो हमारी प्रोसेसिंग वाली लाइन है, कि जब वो नोड पे पहुंच जाते हैं, उसको चेंज करेंगे, तो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी और अप्रोच और बेटर हो जाएगी। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। ये मैंने आपको जस्ट बताया कि इस तरह भी इंसान कर सकता है। अच्छा, आई थिंक
तो सर दूसरी ऐसी कौन सी अप्रोच होगी जो हम यूज कर अच्छा, सकते हैं? हाँ, यूज, ये भी हम देखते हैं। दूसरी अप्रोच में जस्ट ये लाइन चेंज होगी और नीचे वाली, हम इधर आए ना, नोड की वैल्यू हम फॉर एग्जाम्पल पीछे से 0 भेज देते हैं, ठीक है ना, पाथ में। तो पाथ में अब हमने 4 बनाना है, तो क्या करें? तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं भी आपके साथ साथ सीख रहा हूँ कि अगर हम एक नोड की जो वैल्यू है उसके उसमें क्या करें, जो नोड की वैल्यू है उसको नंबर बनाना है हमने कंप्लीट। क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? आई थिंक पहले हमारे पास अच्छा आया सर, 4। मुझे लग रहा है एक कि अगर सेकंड, हम इसमें एक सब लिस्ट का यूज कर लें तो। सब लिसनिंग, ये देखिए, पहले आया 49 और फिर बना 595, ठीक है। ये हमने एज हर नोड पे जाना है, और जो पीछे से वैल्यू आई आई होगी ना, ये मेरी बात सुने, हमारे पास जो पाथ में वैल्यू पीछे से आई होगी नोड के पास, ठीक है, उसको लेना है और नोड की वैल्यू को बना के एक कंप्लीट इंटीजर बनाना है। लाइक पीछे से हमारे पास आई 4 वैल्यू, ठीक है, और नोड की करंट वैल्यू है 9, तो हमने बनाना है 49, ठीक हो गया। अगर पीछे से हमारे पास आती 49, तो नोड की करंट वैल्यू है 9, तो हमने क्या बनाना था? 949, ठीक है। अगर पीछे से वैल्यू आती फॉर एग्जाम्पल 0, और करंट वैल्यू हमारी होती 4 नोड की, तो हमने बनाना है 4, ठीक है। तो ये तीन केसेस को आप देखेंगे तो आप में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम इसको बनाएं, किस तरह बना सकते हैं? 4 को करें मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, और प्लस हम कर दें अगर इसको 9, तो मे बी ये वैलिड हो जाए। इसी तरह ये हमारे पीछे से वैल्यू आई है 4, ठीक है ना, ये हमारी पीछे से वैल्यू आई है, करंट वैल्यू 9 है, और ये आ गई, और हमने बनाना है 49, ठीक है। इसी तरह 49 पीछे से आया, 49 को मैंने मल्टीप्लाई बाय किया 10 से, ठीक है, और प्लस मैंने कर दिया इसमें जो मेरे करंट नोड की वैल्यू है। करंट नोड की वैल्यू फॉर एग्जांपल मेरे पास थी 5, ठीक है। तो ये आंसर बन गया। क्या ये वैलिड लगता है हमें कि इस तरह हो सकता है कि हमें जो पीछे से नोड से वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें, ठीक है, और उसमें जो करंट की नोड वैल्यू है वो हम प्लस कर दें? सर पॉसिबिलिटी तो है। ये अब हम 100% श्योरिटी के साथ आगे चलेंगे, क्या ये 100% वर्क करेगा या नहीं। अगर नहीं करेगा तो कौन सी रीजन है जिसमें ये वर्क नहीं करता? ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है कि हमें एज केसेस का पता चलता है। जब आप हार्ड प्रॉब्लम्स पे जाओगे तो उधर कॉन्स्टेंट्स और एज केसेस आपको ढूंढने होते हैं। प्रॉब्लम बहुत ही इजी, इतनी मीडियम लेवल्स की होती है, लेकिन ऐसे कर लेंगे दो मीडियम्स का वो होता है, दो मीडियम्स को मिला लें तो हो जाएगी, और टेस्ट केसेस काफी होते हैं। तो अब ये बताइए क्या वर्क करेगा, या किसी के माइंड में और कोई अप्रोच है तो वो बता दे। ये हमने फार्मूला एक बनाया है कि पीछे से जो नोड की वैल्यू आएगी ना, जो हमारे पास पीछे से नोड की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल ए आई है, ठीक है, और करंट की वैल्यू है बी, तो हम क्या करेंगे, जो पीछे से वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, और जो हमारी करंट वैल्यू है नोड की उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, और ये हमारी करंट वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लेते हैं करंट वैल्यू सी वी, और इसी को हम आगे भेज देंगे, ठीक है ना, और इसको सी जो हमारी करंट वैल्यू इसको अपडेट करते जाएंगे बार बार। या हम इसको क्या लेते हैं, हम इसको ए में रख लेंगे, सी भी रहने दें, हम इसको दोबारा ए को अपने को अपडेट करके हम आगे भेज देंगे परमानेंटली, ठीक है ना। अब ये लगा के देखते हैं, मे बी वर्क ना करे, मे बी वर्क कर जाए, ठीक है, लेट्स सी। तो हमने क्या कहा कि भाई ये प्रोसेसिंग वाले पार्ट में क्या करना है, और इधर से हमें सबसे पहले 0 भेजना है। अच्छा, अब जो मुझे पाथ में हम क्या देते हैं, इसको कर देते हैं ए कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास
ए जो आया उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, और जो मेरा करंट वैल्यू वो क्या है, नोड वैल्यू। नोड वैल्यू हमारी इज इक्वल टू ऐसे ही समझ लें जैसे बी है जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। और हम इसको जो भी आंसर आएगा उसको रिजल्ट ए में रख लेंगे, ठीक है। तो जब ये में ए में आ गई वैल्यू तो इसी को हम आगे भेज देंगे। तो हमने आगे ए को भेज दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा जब मेरा लीफ नोड हो जाए तो जो ए में वैल्यू पड़ी हुई ना उसको आपने क्या करना है, अब हम बनाते हैं कि फाइनल आंसर बनाते हैं आंसर, ठीक है। उसमें आप जाके एक को ऐड कर दो, इधर इसको भी खत्म, ये इसको कमेंट कर देते हैं। इधर सेल्फ डॉट आंसर बनाते हैं एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और इस वाले पार्ट को भी हम कमेंट कर देते हैं। और हमें डन क्या करवाना है, सेल्फ डॉट आंसर डन करवाना है। अच्छा, इसको बटन से करें। तो अब क्या आया है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और करंट वैल्यू को ऐड करके आगे एक को दे रहे हैं। और जब हमारा लीफ नोड आ जाता है तो हम उसको हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज है उसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। और एंड पे जाके हम अपना लेट्स सी, ओ ये देख हो गया। अच्छा, इसको अब कहते हैं कि जब लीफ नोड हमें दिखाए भी प्रिंट ऑन इस वाली वैल्यू बन रही है। ये दिखा दे जो मेरा लीफ नोड है सी। अच्छा ये देखिए हमारे पास लीव नोड की वैल्यू बनी, तो ये वर्क कर गया है, ठीक है ना। तो इससे जो हमारा होगा ना वो प्रोफेसर या जो भी एग्जामिनर इससे वो इम्प्रेस हो जाएगा कि हमें डेटा टाइप्स में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये हमारा एफिशिएंट कोड हो गया। तो ये एक छोटी सी टिप ही थी, लेकिन अगर आप ये इसको लेना नहीं है कि 100% ऐसे ही करना। जब पहली जो अप्रोच आती है ना, अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहते हैं कि जो ब्रूट फोर्स आती है ना आपने आपके पास पहले उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। क्योंकि इससे आपका असल लॉजिक बनती है। ब्रूट फोर्स आगे आपने लगा दी जिस तरह मेरे माइंड में आई थी, फिर आप देखो कि वो पार्ट कौन सा है जहां रेपिटेशन हो रही है, या वो पार्ट कोड का कहाँ है जहां मैं ज्यादा फजूल मैं ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा हूँ, हालांकि ये काम किसी और चीज से भी हो रहा था। तो मुझे तो ये हमारी प्रोसेसिंग वाले पार्ट में लगा तो हमने वो कर दिया, ठीक है। इसको आप सबमिट कर, अभी इसमें किसी की प्रॉब्लम हो तो बताए। ये ले 100% भी आ गया। एनी वन किसी की प्रॉब्लम है तो ठीक है, वरना हम फिर ना किसी दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, या किसी और ने भी अगर प्रेजेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी का, ओके। क्वेश्चन नहीं है। सिलेक्ट, माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, थैंक यू। हाँ जी चलो आगे चलो। तो आपने ना ये माइंड में जरूर रखना है, कोड लिखने से पहले आपने ना ब्रूट फोर्स लगानी है, मीन्स कि आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं उनको बाहर निकालो और देखो तो सही क्या बन रहा है। जैसे अब सर ने कहा कि सर ये वैलिड केस है, जिस तरह मैम ने अप्रोच बताई, मैम ने कहा ये हो सकती है, तो आप इसको आपने क्या हो सकती है जिस तरह इस तरह के आपके ख्यालात आए ना तो आप पेपर पे लाओ और ड्राई रन करके देखो, दो टेस्ट केसेस करो और आंसर वैलिड है तो आपकी यही अप्रोच है और यही आपका है। फिर आप दोबारा जाओ और देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आ रही तो क्या कहाँ पार्ट है जहां मैं मिस कर रहा हूँ, जहां मैं ज्यादा इटरेशंस लगा रहा हूँ या ज्यादा स्पेस कम, हालांकि हमें कोई अच्छी मतलब उसी रेपिटेशंस को हम किसी कोड में ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली काम हो सके। ये देखना हमने क्या किया कि हमने इंटीजर को हैंडल करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला बना लिया, हमें डाटा टाइप्स दूसरे में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। इसी तरह मैं एक दफा कर रहा था क्वेश्चन लिंक लिस्ट के, तो मुझे ना उधर डमी पॉइंटर जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने ना उधर सोल्यूशन, हाँ आप ना सोल्यूशन भी पढ़ा करो, जब एक प्रॉब्लम कर लो तो सोल्यूशन पढ़ो, उधर से भी बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट मिल रहे होते। तो मैंने एक दफा ना उधर गया तो मैं लिंक लिस्ट मैंने की, काफी 2 3 घंटे लगाए। तो उसमें ना रिवर्स लिंक लिस्ट करना, तो उधर पॉइंटर लगा के ना आप करते होते सोल्यूशन। तो मैंने जब एक आईआईटी का स्टूडेंट था उसकी अप्रोच पढ़ी, उसने कहा कि अगर आपको एक लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम दी गई है और उसमें आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कोई भी कांस्टेंट नहीं है,
आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसकी वैल्यूज को उठाओ और उठा के लिस्ट में ले जाओ, कॉपी करो लिस्ट में, और उस पर ऑपरेशंस लगाओ जो भी कुछ मांगा है, और वापस ऐड कर दो। तकरीबन मैंने 60 से 70 प्रॉब्लम उस प्रोज से की, जो उस एक बंदे के लाइन पे। मैंने क्या किया, रिवर्स लिंक लिस्ट आती थी तो मैं क्या करता था, मैंने कुछ कंटेस्ट में भी इसी तरह किया। तो उन्होंने कहा जी लिंक लिस्ट को रिवर्स करें, तो मैं क्या करता था, उसकी वैल्यूज को उठाता था, कॉपी करता था, लिस्ट में डालता था, उसको रिवर्स करता था, रिवर्स करके वापस उसमें डाल देता था। अगर ये अप्रोच ना करता तो फिर क्या करना पड़ता, हम देख रहे होते थे अच्छा पॉइंटर कौन से उठाएं। इसी तरह प्रॉब्लम्स आ जाती है कि लिंक लिस्ट में ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इसको इस तरह कर दो। स्लाइडिंग विंडो वाले कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं। स्लाइडिंग विंडो अगर आपने पढ़ा, या कोई और इस तरह लिस्ट वाली अप्रोच पढ़ी, और वही आपको कहते हैं कि आप लिस्ट लिंक लिस्ट पे अप्लाई करो, तो देन आप क्या सोचोगे, पॉइंटर्स ही बंदे सबसे पहले देख रहे हैं, हालांकि और भी अप्रोचेज होती हैं। तो काइंडली आप ये भी ना सॉल्यूशंस भी देखा अगर, बड़ी अच्छी अच्छी अप्रोचेज मिल रही होती हैं। अच्छा। अच्छा तो सर, एक तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसका वो क्वेश्चन नंबर दिखा दें, वो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 129। 1 1 2 9। एंड सेकंड सर, पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि आप अपने लिंक्डइन शेयर कर दें कमेंट्स में प्लीज। चले मैं कर दूँ। अभी मैं ना उसके बाद अगर है ना किसी ने, मैंने काफी बच्चों से, ये मुझे कोडिंग कंपटीशन के कोडिंग का काफी शौक था। आई आई कोड कराने से पहले तो मुझे एक हमारा दोस्त था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उसने मुझे काफी एंगेज किया था। हालांकि जो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीनियर है, वो उसने 5 ईयर्स में डिग्री कंप्लीट की थी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2.5 से कम सीजीपीए थी। और अभी वो पाकिस्तान की टॉप टायर कंपनीज में काम कर रहा है, सिर्फ ओनली रीजन कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती थी। तो डेप्सिंग वगैरह की कंपनी भी उसने 2 3 साल काम किया है, और उसने मुझे काफी इंगेज किया था कि उसने कहा डेली आप ना 2 से 3 प्रॉब्लम जस्ट खुद करो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और 250 300 350 बंदा कर लेता है ना खुद, तो गूगल वगैरह के इंटरव्यू में आप क्रैक कर जाओगे, इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, अभी हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं। 508, इसमें क्या क्या है, उसने कहा गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड रिटर्न द मोस्ट फ्रीक्वेंट सब ट्री सम। अच्छा, बात कहा था ना कि पूरा आंसर ही क्वेश्चन में डूबा होता है, बस आपने उसको फिगर आउट करना है। इसको जैसे इस तरह जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं उस तरह नहीं पढ़ना। बाद में इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि आपने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लगाना है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, गिवन द रूट ऑफ माइनॉरिटी रिटर्न द मोस्ट फ्रीक्वेंट सब ट्री सम। if there is a tie, return all the values with the highest return all the values with the highest frequency in any order. The subtree sum of a code is defined as the sum of node values found by subtree rooted at the node including the node itself। अच्छा, इसके हम देख लेते हैं task। उसने कहा है कि आपके पास ना एक रूट नोड होगा, ये तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये आ गया अच्छा, ये आ गया हमारे पास। इसका कलर चेंज। अब हमारे पास रूट दिया गया होगा, हमने क्या करना है, रूट दिया होगा, और हमने क्या करना है कि उसके लेफ्ट वाले ट्री का, हमें नहीं पता कितना ट्री है इधर, उसका सम निकालना है, राइट वाले का सम निकालना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमने, इनमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट सम होगा, अब आपने इसका सम करना है इस वाले रूट के साथ, एक सम हमारा ये हो गया। अच्छा, और हम थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं तेज। हमारे पास क्या, हम इधर वाला जो लेफ्ट हमारा सब ट्री, उसका सम निकालना है, और इधर वाले का निकालना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसी सम को
इसके साथ ऐड करना है, हमारा जो रूट होगा, ठीक है। और फिर जो हमारा राइट सब ट्री का सम है उसको भी हमने रूट के साथ ऐड करना है, ठीक है, हो गया। ये दो सम हमारे पास आ गए। एक कह लेते हैं लेफ्ट ए और एक कह लेते हैं लेफ्ट बी। लेफ्ट बी, ठीक है। के और एक कह लेते हैं लेफ्ट और राइट ए, ठीक है। लेफ्ट ए सम और राइट ए सम, ठीक है। ये दोनों आ गए। और उसके बाद हमने ये दो जो सम आए थे, इन दोनों को लेना और एक जो हमारा रूट होगा उसको भी ऐड, मीन्स कि हमने ना सभी को ऐड करके जो एक फाइनल सम आएगा ना, वो ले लेना। अब इन तीनों सम में से मोस्ट फ्रीक्वेंट, मतलब जो जिसकी रेपिटेशन ज्यादा होगी, या जो, वो हमने है ना वो रिटर्न करना है। अगर फॉर एग्जांपल इधर आ गया हमारा सम 3 आ गया, इधर हमारा आ गया 4 आ गया, इधर आ गया 5, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कोई भी नहीं है, सारी यूनिक्स हैं, तो हम सबको रिटर्न करने का। लेकिन अगर ऐसा होता कि इधर 3 की जगह हमारे पास एक आ जाता 4, तो हम 4 को रिटर्न, क्योंकि ये 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं, ये वाली लॉजिक को। इसमें क्या हुआ है, उसने हमारे इसका एक सम हमारा ये आ गया, लेफ्ट ट्री का ये कितना आया 2, और इसका कितना आया 3। और इस कंप्लीट का, हाँ मैं एक मिसिंग चीज कर गया कि ये राइट को इसके साथ ऐड नहीं करना है। बस आपने लेफ्ट सब ट्री का सम निकालना है, राइट सब ट्री का सम निकालना है, दोनों सम्स को, एक दो दो सम हो गए, और एक तीसरा सम हमने निकालना है, ये वाला। तीसरा सम हो जाएगा ये सम, ठीक है। तब देखिए एक सम हमारे पास 2 आ गया, ये वाला। दूसरा सम हमारे पास -3 आ गया, और तीसरा सम 4 आया, जो कि इन तीनों के ऐड करने से आया। 2 - 3 -1, -1 +5 -1 +5, तो प्लस का 4 आ गया, ठीक है। तो इनमें से कोई भी मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं था, तो हमने ये रिटर्न कर दिया। अभी हम ना दूसरी जो टेस्ट केस है उस पर भी जाते हैं, और क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही ना समझ आया तो आगे अप्रोच कैसे बनेगी। तो अब इसमें आ गए, इसमें भी देखते हैं। तो हमारे पास एक सम आ गया 2, दूसरा सम आ गया -5, और तीसरा सम क्या है, इन तीनों को ऐड करने से। जब इन तीनों को ऐड करेंगे, +5 -5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 2 हमारे पास 2 टाइम्स आया, एक ये सम हुआ 2, ये आया हमारे पास -5, और एक टोटल का सम हमारे पास कितना आया, 5 5 मैंने 5 कैंसिल हो गया, और हमारे पास 2 आ गया। अ, हाँ 2 आ गया, ये 5 से कैंसिल हो गया, 2। अब 2 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो इसको हमने रिटर्न करवाया। क्वेश्चन में किसी की प्रॉब्लम हो, या कोई सजेशन दे रहा हो, या कोई अप्रोच बता रहा हो, तो पूछ ले, वरना हम कोई बनाते हैं इसकी अप्रोच। किसी की सर कोई क्लियर है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम? अच्छा, क्वेश्चन सभी को क्लियर है। तो अभी कोई क्वेश्चन में से हमें बताएगा कि हमें कोई डाटा स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि यूज करना है कोई। आपको मैंने छोटा सा, आपने ना बस इस लाइन को पढ़ना है और मुझे बताना है कि हम इसमें एक डाटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, और वो हमें करना ही पड़ेगा। मोस्ट, अच्छा चलिए ये भी बता दें, मोस्ट फ्रीक्वेंट, अगर आपको एक एरे दियो मिसाल के तौर पर, ठीक है, उसमें हर नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रहा हो, लाइक आपको एक एरे दी 10 साइज की, उसमें 3 दफा 1 आया, 2 टाइम्स 4 आया है, और 3 टाइम्स 3 आया है। आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट ढूंढना है नंबर कौन सा है, तो देन आप क्या करोगे? सर डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। क्या? डिक्शनरी यूज कर सकते हैं ताकि हम उसका काउंट को काउंट कर सकें। हाँ, ये भी अच्छी पॉइंट। कोई और बताएगा क्या कर सकते हैं हम? सर ने एक ये पाया कि और मैं आंसर ऐड करना चाहे। ओके, तो हाँ सर ने बिल्कुल एक्यूरेट 100% ठीक कहा कि हम
हमको करना पड़ेगी डिक्शनरी। अगर हम ना करेंगे तो हमारे जहन में कोई और खोज आती नहीं, मेरे जहन में तो नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जितनी भी डिक्शनरी की प्रॉब्लम यूज की है मोस्टली यही हो रहा होता है कि हमने हमारी जो की होती है उसके आगे हम उसका वो काउंटिंग वैल्यू की मतलब कितने टाइम्स आया हुआ है, लाइक इसमें था तो हम डिक्शनरी में ये कैसे बनेगा, 1 आया 3 टाइम्स, ठीक है, और 2 आया तो भी 3 टाइम्स, और अगर एक इधर और होता फॉर एग्जाम्पल इतने साइज की होती तो ये 2 आया था 4 टाइम्स। तो हम वैल्यूज को देते थे जो मैक्स है, ठीक है ना, वो है 4। वैल्यूज वैल्यूज हम निकाले थे और उसमें से मैक्स जो आता था 4 आता था। देन हम डिक्शनरी पे मूव करते थे और हम कहते कि डिक्शनरी पे मूव करते थे और कहते थे कि जिस की का जिस की जो वैल्यू है 4 के बराबर है उसको आप हमारी रिजल्ट एरे में अपेंड कर दो, क्योंकि वही हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर एक जो है वो भी 4 टाइम्स आ रहा, तो हमारा क्या होना था कि हमारे दोनों ही नंबर्स मोस्ट फ्रीक्वेंट में ऐड हो जाने थे, ठीक है। तो ये तो एडिशनरी का कंसेप्ट तो सभी को ऑलरेडी आई थिंक क्लियर है। अगर किसी को इसका समझ ना आया और डिक्शनरी का मोस्ट फ्रीक्वेंट का तो खाली वो पूछ ले, देन हम आगे मूव करते हैं। आई थिंक क्लियर है। क्लियर है सर, थैंक यू। आप हाँ कोड पे जाएं। यस अच्छा, सर। चले ठीक है, बोर्ड पे जाने से पहले फिर हम एक दफा इधर आते हैं, हम अप्रोच तो बताएं क्या होगा, क्या हो सकता है इधर, क्या अप्रोच लगाएं कि हमें आंसर ये मिल जाए, क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? एनीवन? सर हम ट्रैवर्स करेंगे और उनका जो काउंट है उसको काउंट करते जाएंगे, और एंड पे जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा तो उसको हम सम अप किस कर तरह, लेंगे। किस तरह करें, अ, मिसाल के तौर पे इसी सर एग्जांपल पे ड्राइव। सर ट्रैवर्स तो हम जैसे हम इससे पिछले क्वेश्चंस पे करते हैं पाथ के लिए, तो इसी तरह इस अच्छा, पे ट्रैवर्स कर लेंगे। ठीक है, और ओके। उसका इसका जो काउंट है उसको हम डिक्शनरी में स्टोर करते जाएंगे, और एट द एंड हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा उसको उसी काउंट के टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा शायद, या हाँ, हाँ उतने टाइम बिल्कुल हाँ हो जाएगा ये। ओके। कोई और कोई अप्रोच बताना चाहे या सर की अप्रोच में कुछ ऐड करना चाहे, या सर ने कुछ सही कहा या गलत कहा, कोई भी सजेशन दे रहा है, काइंडली पार्टिसिपेट करें इसमें, कंट्रीब्यूट करें, हम मिलके ही कर रहे होते हैं। क्या करेंगे, कोई और बताएगा? चले ठीक है, हम लेट्स मूव। सर ने जो कोड बताया ना ऑलरेडी, आई थिंक ये 100% यही अप्रोच है, तो हम इसके ना कोड पे मूव करें। सो लेट्स, अच्छा, मेरे डिफेंस का फंक्शन, अच्छा, ये आ गया। अच्छा, पहले तो हमने ना डिक्शनरी ले ली क्योंकि हमें इधर क्वेश्चन से ही पता चल गया था कि मोस्ट फ्रीक्वेंट हमने निकालना है, तो ये हमने डिक्शनरी का यूज कर लिया, डिक्शनरी बना ली, और हमने एक डीएफएस फंक्शन कॉल किया, ठीक है, मतलब रिकर्सन या रिकर्सिव कह लें या रिकर्जन का यूज किया, और हमने ना उस फंक्शन ने हमें क्या किया, हमें ना आंसर ला के दे दिए। उन सारे आंसर में से हमने जो मैक्स वैल्यू थी ना, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यू आ रहा था, उसको हमने अपने एक वेरिएबल मैक्स फ्री के फ्रीक्वेंसी वाले वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, और देन हम ना अपने जो फ्रीक्वेंसी वाला आइटम था जिसमें हमारे पास सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनके सम के साथ कितनी दफा वो आया, उस पे आगे अगर हम किसी भी हमारा कोई भी वैल्यू जो हमारे मैक्स फ्रीक्वेंसी के साथ मिल रहा है तो हम उसको एज अ रिजल्ट में अपेंड करवा रहे थे, हो रहे होते हैं उसकी की को, ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू, और देन हम अपने जो रिजल्ट कह रहे हैं उसको रिटर्न करवा रहे होते हैं। ये समझ आ गई, ये तो ऊपर ऊपर का असल चीज हमारी आ गई है इसके अंदर, डीएफएस फंक्शन के अंदर। तो डीएफएस फंक्शन, हाँ ये बात समझने वाली चीज है। अच्छा, अगर हम गौर से देखें ना तो सारा कोड ही ना इस जो ये बताया गया है उसने ये दिखाई इसी में सारा कोड छुपा हुआ है। तो फर्स्ट देख लें तो ये तो कंडीशन आप सबको पता होगी किसके लिए लगाते हैं कि नोड नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें अब हमें क्या चाहिए कि आप पहले नीचे जाओ, ठीक है, नीचे से जो भी सब ट्री है उसका सम बनाओ और वापस लाओ, ठीक है, और मुझे दो जो हमारा रूट है, लाइक ये 5 है,
इसके नीचे पता नहीं कितना बड़ा सब ट्री है, हमें नहीं मालूम। हमने कहा कि आप जाओ उसका सम निकालो और वापस मुझे ला के दो। इसको भी कहते हैं, ये भी तुम भी जाओ भाई ला कर दो, ये भी ला के देगा। फिर उस पे हम अपनी प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग यूज हो रही है। इतने से तो समझ आ रहा है कि हमें ना वापस रिजल्ट चाहिए। मीन्स ऐसा तो नहीं ना हो रहा कि हम वाई 5 को किया, आगे नीचे गए, 2 पे किया, आगे नीचे हमें वापस आना ही नहीं। नहीं, हमें तो वापस आना है, हमें भाई नीचे सबको ट्रावर्स करो, जो भी प्रोसेसिंग करनी, करने के बाद मुझे ना रिजल्ट वापस चाहिए। तो मीन्स के बैक ट्रैकिंग यू हो रही है। तो हमें बैक ट्रैकिंग, हम रिकर्सिव रिकर्सिव जो फंक्शन कॉल करेंगे और हमें जो आंसर आएगा देन हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो मीन्स ये हमारे पास ये लेफ्ट और राइट, ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये हमें बैक ट्रैकिंग से मिल रहा है। मीन्स हमने कहा कि आप लेफ्ट पे जाओ, इधर जाते जाओ जाते जाओ, और राइट पे जाओ और राइट पे भी जाते जाओ, इनका सम ला के मैं लेफ्ट और राइट में ला के दे दो 5 को, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे इस नोड की करंट वैल्यू के लिए हमारे पास लेफ्ट सब ट्री का सम भी आ गया और राइट सब ट्री का सम भी आ गया। तो एक जो हमारा बड़ा आंसर था कि पूरे ट्री का, वो एस में आ गया, ठीक है। और एस की जगह हमने प्लस इक्वल कर दिया, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे सर हमने जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का कहाँ निकाला है? ये तो हमने एक ही आंसर निकाला है पूरे का, ठीक है ना। इस कोड से तो ये मालूम हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको और डीपली देखो तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर ही मतलब है ना, फंक्शन जो ग्राफ है उसके जा रहे हैं डीपली। मतलब अगर हमारे पास ऐसा होगा ना, ये है रूट, आपको रिकर्जन का पता होगा कि हमने एक स्टेप को सॉल्व करना है, बाकी रिकर्जन खुद ही करेगी। साल की तरफ ये है, और इसके अब क्या हो रहा होगा कि अब ये सारे केसेस एक जैसे नहीं नजर आए, हर नोड पे जाके हमने एक जैसा काम करना है, इस पे भी एक जैसा काम करना है, इस नोड पे भी जाके एक जैसा काम करना है, और इस पे भी एक जैसा काम करना है। क्या करना है, काम ये करना है कि आप उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से जो सम है वो निकाल के दो और इसमें ऐड कर दो। जब इसका सम आ जाएगा ये एस वाला हमारे पास, तो मीन्स कि इस सब ट्री का एक आंसर बन गया S1। और इसी तरह जब इस नोड के लिए काम हुआ तो इसका आंसर बन गया S2, ठीक है। तो ये दोनों आंसर ऊपर वाले के लिए एज अ लेफ्ट ट्री सम और राइट सब ट्री का काम करेंगे, और ये हमारा एस है। तो नीचे जो सम आएगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। नीचे मीन्स क्या, हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री हम अंदर मतलब हर नोड पे जाके काम करें, तो हमें अलग से काम करना नहीं पड़ा, हम बस एक केस को सोल्व करें, क्योंकि सभी सिमिलर केसेस हैं। जितने भी इनके नीचे नोड्स और होंगे उन पे भी जाके हम यही काम करेंगे। जो उनका फाइनल सम आएगा ना, वो हमारे ऊपर वाले रूट नोड के लिए एज अ लेफ्ट सब ट्री और एज अ राइट सब ट्री काम करेगा। मीन्स हमारा रूट ये है, तो मुझे लेफ्ट, तो ये है, यही लगा लो इस पर। हमारा रूट है 5, तो इस नोड के नीचे फॉर एग्जाम्पल और कोई ट्री होता, इसका एक कंप्लीट आंसर निकलना था जो इसमें स्टोर होना था, ठीक है। इसका एक कंप्लीट आंसर निकलना था जो इसमें स्टोर होना है। इनका जो कंप्लीट आंसर है सब ट्री का, वो हमारे ऊपर वाला जो रूट है उसके लिए एज अ लेफ्ट और राइट सब ट्री का सम बन गया। और इसी का फॉर एग्जाम्पल टोटल जो सम होगा इसके, अगर ऊपर कोई नोड होता इधर और इधर, तो उसके लिए ये इसका एज अ लेफ्ट सब ट्री सम होना था और इसके लिए राइट सब ट्री सम होना था, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गई ना। उसके बाद हम मूव करते, जब सम आ जाएगा तो हम जस्ट ऐड करते जाएंगे हर नोड के लिए, ठीक है। और उस एंड पे जाके हम क्या करेंगे, हम एस को रिटर्न करवा देंगे। मतलब कि वो जाएगा, हमने कहा ना हमें रिटर्न चाहिए, ये लेफ्ट में किस तरह आंसर आएगा अगर हम इधर जाके कोई आंसर रिटर्न ही नहीं करवाएंगे। जो एस रिटर्न करवाएगा ना, बेसिकली यही जाके हमारे लेफ्ट और राइट में स्टोर हो रहा होगा। और एंड पे जाके हम देख लेते हैं, भी हम क्वेश्चन भी लेते हैं, अगर किसी को समझ नहीं ना आए तो कोई बात नहीं, अभी समझ। और एस पे जाके हम ये आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया इस कोड को, हम मोस्ट फ्रीक्वेंट निकालेंगे। अब बताएं, अब किसी को जहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना वो बताएं।
किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कोड में या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में या अप्रोच में, तो बता दे। सर पहले तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है ये लाइन नंबर 23 को समझने में, कि डिक्शनरी में ये काउंट कैसे बढ़ा ये रहा है। वाली, जी ये जी। वाली। जी जी। अच्छा, ओके, हम इसी क्वेश्चन, आपको ये लाइन नंबर 22 समझ आ रही है? वो तो समझ आ रही है, ये भी मुझे समझ आ रहा है कि ये एस में एस की जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी में जाके उसको इंक्रीमेंट कर रही है। ओके, हम मीन्स के इसका हमारा सम 2, उसने जाके 1 रखा दिया। पहली दफा -3 था, उसका सम जाके इतना 1 रखा दिया। अगर इसका बना 5, तो ये आ गया 5 को उसके जाके 1 रखा दिया। ये काम हो रहा है जस्ट। अगर और कोई होता सब सम, तो उसके लिए भी हम यही अप्रोच लगा रहे थे। अगर उसका किसी और का भी सम आ जाता तो 5 की जगह जाके उसने को कर देना था। नहीं, अगर 2 रिपीट कर रहा है तो वो वहां पे जाके उसका काउंट बढ़ा देगा ऐड, यहाँ पे। हाँ काइट बढ़ाए 1 है ना, मतलब 1 1 ऐड हम्म। कर दो उसकी जाके वैल्यूज में। ये हमारी कीज है और ये हमारी वैल्यूज है। हम की को एक्सेस करके कह रहे हैं वैल्यूज में जाके 1 ऐड, इस ये हमारी की है, इसकी जो वैल्यूज में जाके 1 ऐड कर दो। गॉट इट सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का अप्रोच के रिलेटेड या प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता दे, जहाँ वरना पे ये लूप लगाया है हमने, वो आइट्रेट कर रहे हैं इस पे, इसको भी थोड़ा ये सा वाला। एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, ये तो कोई मुश्किल कहानी नहीं है, ये तो ना बहुत इजी। अभी जिस तरह हमने ये देखा, ये जो हमारी डिक्शनरी बनी थी, लाइक ये हम एग्जाम्पल 2 के लिए बना लेते हैं। 5 2 आया हमारे पास फर्स्ट टाइम, 1 टाइम। उसके बाद ये -5 कितने टाइम आया? 1 टाइम। उसके बाद हमारा तीसरा क्या था टोटल का सम, वो कितने वो आया 2। और वो 2 की जगह जाके क्या करेगा, एक और ऐड कर देगा, +1 कर देगा। तो वो हमारे +2 हो गया, ठीक है ना। ओके, 2 हो गया, ठीक है। तो 2 2 टाइम्स आया और -5 1 टाइम है। अब क्या आएगा कि हम इधर चलेंगे, और उसके बाद पहले ये लाइन सुनी थी, इसमें क्या होगा, वो इधर वाली जो वैल्यूज होगी, ठीक है ना, उसमें में से मैक्सिमम निकालेगा। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। अब क्या हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि आप इन इस तरह 1 बाय 1 चलो हमारी फ्रीक्वेंसी पे। अब इसमें फ्री जो के होगा वो हमारा की होगा, और वैल्यू हमारी होगी 2, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर v इज इक्वल टू आ जाए मैक्स फ्री के, सबसे पहले वो चला इस पे। तो k इसमें हमारे पास है 2 और वैल्यू हमारे पास है 2। तो उसने v को कंपेयर किया, जो कि वैल्यू हमारी 2 है, वो हमारे मैक्स के इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो हमने कहा कि इसको उठाओ, ये वाली इसकी की को, ये है की, इसकी की 2 है, तो 2 जाके आप इसमें पेंड कर दो और ये से। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास -5 है और 1 है। तो 1 कंपेयर होगा मैक्स फ्रीक्वेंसी वाले वेरिएबल के साथ, क्योंकि वो तो इक्वल नहीं है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। इन केस ऑफ, अगर हम ऊपर वाली को देख लें, एग्जाम्पल नंबर 1 को, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 3 डिफरेंट आंसर थे। ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, और नहीं, हाँ, ये भी 1 टाइम है, ठीक है। तो मैक्स हमारे पास वैल्यूज में क्या आया, मैक्स फ्रीक्वेंसी वाले वेरिएबल में 1 आया। तो इसमें के हमारा ये है और वी हमारा ये है, तो 1 बाय 1। के हमारा तो वी चेक करें क्या, वी जो फर्स्ट वेरिएबल, जो फर्स्ट वैल्यू की, मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल है की और के और वी में, उसकी जो वैल्यू v1 है, क्या वो मैक्स फ्रीक्वेंसी के वेरिएबल के इक्वल है। तो हमने 2 को उसकी की को अपेंड करवा दिया इस आरएस में। नेक्स्ट टाइम फिर गए हमारे पास -3 का, वो उसकी भी जो वैल्यू थी वो भी हमारे मैक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल के पास 1 आ रही थी, उसके भी जाके वो उसने भी रिजल्ट में अपेंड करवा दिया। इसी तरह 4 था, वो भी जाके रिजल्ट में अपेंड हो गया, और हमारे पास फाइनल आंसर ये बना। सर हुआ पॉइंट क्लियर? जी सर, थैंक यू, हो गया क्लियर। तो सर हमने यहाँ पे लूप लगाया, तो लूप के बगैर भी ये हो सकता है काम? आई थिंक नहीं, मेरा ख्याल तो नहीं, क्योंकि हमें तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल चाहिए ना, वो ज्यादा होंगे, तो ज्यादा को देखने के लिए लूप तो एक लगेगी। मेरे जहन में तो ये आ रहा है, क्योंकि हम किस तरह निकालेंगे फिर। जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन कम है। अब आ रही है?
जी जी सर। सर, अब क्लियर है। अच्छा सर, इसमें आपने जो आइटरेशन की है from the leaves to the nodes, can you explain it? Because I may have missed that explanation. ओके। अच्छा, बेसिकली हम यही कह रहे थे कि ये एक रिकर्सिव प्रॉब्लम है। अगर हम इसके एक टेस्ट केस को सॉल्व कर लेंगे तो रिकर्जन हमारे बाकी टेस्ट केस को खुद सॉल्व करेगी। तो हम हर नोड पे जाके क्या काम कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो वो नोड नहीं है तो वहां से रिटर्न जीरो करवा दो। तो अगर वो नोड है तो हमने जो काम करना है वो क्या है, वो काम ये है। उस काम में क्या करना है कि हमने कहा कि आप उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री से जो वैल्यूज आ रही हैं वो लाओ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू आ गया, टू से लेफ्ट में भी कुछ नहीं पड़ा और राइट में भी कुछ नहीं पड़ा, जीरो जीरो पड़ा है। तो ये उसके पास आया हमारे पास इस वाले इधर। तो एस बना, एक एस में क्या होगा, एस में उसकी नोड की वैल्यू जो लेफ्ट और राइट से आएगा वो होगा। एस में आ गया टू, ठीक है। टू आया और टू को हमने जाके अपने फ्री डिक्शनरी में ऐड कर दिया, टू इक्वल कर दिया वन, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर हमने इस के लिए देखा, क्योंकि हम ना जा नीचे जा रहे हैं, ये फंक्शन बार बार कॉल होता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो हम इधर आ गए राइट पे भी, ठीक है। इधर से भी जीरो जीरो मिला इसको। तो जो फाइनल एस में आंसर आएगा वो -3 था। तो -3 जाके इधर स्टोर हो जाएगा वन में। ये आपको समझ आ रही है इतनी कि ये क्या हो रहा है, इतनी ये 3 लाइंस की। Sorry. की वैल्यू फिर और डिक्शनरी की तो समझ लगी है, बट मुझे एक चीज़ की जो समझ नहीं लगी, इज दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन दैट हमने नोड्स के रूट की तरफ जाना है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, सर प्लीज आपकी हेलो आवाज़ एक्सप्लेन। बहुत कम आ रही है। आपने हेलो हैंड हेलो। फ्री तो नहीं यूज की या उसको उतार में मे भी। अब आ रही है? हाँ अब आ रही। आई एम सेइंग दैट के की वैल्यूज स्टोरेज डिक्शनरी की तो मुझे समझ लग गई, बट स्टोरेज यानी कि जो अप्रोच है, दैट इज के हमने लीव्स पहले जाना है एंड देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द रूट। हाँ तो ये चल, ये चीज ये ये चीज आप समझ थोड़ा प्रॉब्लम सा। को ना, आप देखो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। क्या आप जो उसने कहा है, क्या आप उसको सॉल्व करते हो, कर सकते हो? अगर हमें लेफ्ट ट्री और सब ट्री का सम ही ना पता हो तो क्या हम 5 नोड वाले को प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं, अगर आई हमें गेस कर सकते हैं या नहीं? इनका सम ना पता हो तो इसको गैस मतलब नहीं कर सकते। इज दिस योर नहीं कर क्वेश्चन? सकते। तो मीन्स के ओके। हमें लेफ्ट और सब ट्री का सम चाहिए, हर नोड के लेफ्ट और राइट पे सब ट्री जितना छोटा या बड़ा जो भी है हमें उसका सम चाहिए। अगर हम अपने 5 वाले नोड को, करंटली जो हम देख रहे हैं 5 वाले ओके नोड सर। को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो मीन्स के हम कह रहे हैं कि आप भाई नीचे जाते जाओ, नीचे जाते जाओ, फर्स्ट नोड को सॉल्व करो, उसका जो सम आएगा वो सम बनेगा ऊपर वाले वेरिएबल के साथ। मीन्स अब आप इतना समझोगे, इसका सम आया टू, इसका आया -3, हमने स्टोर करवा लिया। इसका जो सम है ना टोटल, वो ऊपर वाले रूट के लिए एज अ लेफ्ट ट्री काम करेगा, और इसका जो सम होगा वो टोटल सम वो ऊपर वाले जो इसका रूट होगा या पेरेंट होगा उसके लिए एज अ राइट काम करेगा, ठीक है। हर नोड के लिए यही केस होगा। हमने इधर भी यही किया था कि इसके लेफ्ट से जीरो आया था, इधर इसके राइट से भी जीरो आया था। तो इसने टू ऐड किया तो वो टोटल आंसर बना, और वो 5 के लिए एज अ लेफ्ट ट्री सब ट्री काम किया, ठीक है। इसी तरह -3 के केस में अब हम फिर हमने क्या किया, अब जब हम 5 नोड पे आए तो हमें 5 नोड से लेफ्ट से और राइट से मिला 2 और -3, और उसकी हमने करंट वैल्यू को ऐड कर दिया 5, तो हमारे पास आंसर आया 2। तो हमने देखा कि आप पे जाओ दोबारा डिक्शनरी में और उसमें जाके एक ऐड कर दो तो इधर 2 आ जाएगा, और हमारा इधर इसके बाद फंक्शन खत्म है। हम इस तरह जा रहे हैं रिकर्सिव, हम अगर ट्री बन गया हम नीचे जा रहे हैं, नीचे से फिर आंसरों को ले रहे हैं और हर रूट से मिला के ऊपर वाले को दे रहे हैं। इसका आएगा फिर ये ऊपर अपना जो इसका रूट होगा वो उसको दे रहा होगा, ये उसको ऊपर अपने वाले को रिटर्न कर रहा होगा। मीन्स कि एक पहले हम नीचे जा रहे हैं फिर दोबारा वापस आ रहे हैं, बैक ट्रैकिंग हो रही है। उसके ओके बाद सर, हम क्या थैंक यू करेंगे? सर। थैंक यू ठीक सर हो गया। समीउल, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हमारा टाइम एंड हो चुका है।
तो मेरे ख्याल ओके से सर, ओके सर, थैंक यू सर नजमी, सर फात बशीर आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।